स्टूडेंट्स, और आपका जैसा कि हम जानते हैं कि हम बायोलॉजी का पोर्शन आपका ले रहे हैं, आपको पता है। और मेरा नाम सोनम पांडे है। हो सकता है कि इसमें से कोई न्यू स्टूडेंट हो जो कि आज इसका फर्स्ट क्लास है, तो मैं पहले अपना बता देती हूँ कि मेरा नाम सोनम पांडे है और मैं बायोलॉजी का पोर्शन ले रही हूँ क्लास 10th के यूपी बोर्ड का। ठीक है, तो फिर आज हम बात करते हैं। आज ये मेरा लेक्चर नंबर 5 है और इसमें मैंने इसके पिछली वीडियो में अगर मैं आपको देखना है तो आपको वो लिंक भेज दिया जाएगा। लिंक उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, और उसके आगे वाले जो पॉइंट्स है उसको मैं कंटिन्यू करने जा रही हूँ। ठीक है, तो देखते हैं आज के टॉपिक में हमको क्या लेना है। टॉपिक मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन कर दिया है, इस टॉपिक को आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद जितने पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए, जितनी टॉपिक्स दी गई है ना, आज के क्लास में ये सारे टॉपिक को हमको टच करना है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि टॉपिक के नेम से क्लियर होगा कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा कोई पॉइंट इम्पॉर्टेंट होता है तो अमीबा में पोषण और मनुष्य में पोषण, ये दो जो पॉइंट्स इसमें आए हैं ये वाले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और ये आपके पोषण के चरण कितने स्टेप्स में, यानी कि स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, जब आपके पोषण लेते हो, जब आप अपना खाना खाते हो तो क्या वो डायरेक्टली जाके डाइजेस्ट हो जाता है और पूरी बॉडी में पहुंच जाता है क्या, या फिर उसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, ये जानने हैं। तो स्टार्ट करते पहले हम आपको टॉपिक बता दें, जीव अपना पोषण कैसे लेते हैं, ये टॉपिक है आपका। ठीक है, आज का जो टॉपिक है जीव अपना पोषण कैसे लेते हैं, मतलब कोई जीवधारी कैसे लेते हैं। लास्ट क्लास को एक बार रिमाइंड करते हैं। मैं बता दूं कि जितने जंतुएं आते हैं उसको आपने किस में रखा था, विषम पोषी पोषण या फिर परपोषी पोषण में रखा था। इतना सबको क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद आप जो नेक्स्ट वाले में देखा जाए उसमें आपने उसको कैटेगराइज करके मैंने बताया था कि ये 3 तरह के होते हैं, मृतोपजीवी, परजीवी और संभोजी जंतु होते हैं। प्राणी संभोजी बोल सकते हो या जंतु संभोजी बोल सकते हो। ठीक है ना, तो मैंने क्या क्या बताया था, 3 ही बताया था। मृतोपजीवी बताया था, हमने कहा था कि ये बहुत ज़्यादा आपको डिटेल नहीं जानने हैं, बस आप इसको जान लीजिए और इसके जो वो है आपका एग्जाम्पल है उसको भी जान लीजिए। बस इतना ही जानना था, इससे ज़्यादा आपको नहीं जानना था। ठीक है ना, तो फिर मैंने वहाँ पे आपको जो थर्ड वाला पॉइंट था प्राणी संभोजी या फिर जंतु संभोजी वाला, उसी को डिटेल किया करना है यहाँ पे, क्योंकि जंतुओं के बारे में जानना था। वहाँ पे जंतु अपना भोजन कैसे लेते हैं और उसमें भी 2 पॉइंट्स आएंगे आपके। एक आपके सबसे सूक्ष्म जीव, एक कोशिकीय जीव यानी अमीबा में भोजन कैसे लिया जाएगा, और उसके बाद हायर, एकदम हायर की बात करेंगे तो मनुष्य में इस तरह का पोषण कैसे पोषण होता है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे देखनी थी। ठीक है, तो ये वही लास्ट वाले पॉइंट को ही आगे कंटिन्यू करना था, और बाकी 2 जो आपके थे वो वहीं पे एग्जाम्पल देकर मैंने वहीं पे फिनिश कर दिया था। उससे ज़्यादा आपको नहीं जानना था। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो पहले पॉइंट्स में मैंने देखा ये जीव कैसे पोषण लेते हैं, फिर अमीबा में पोषण कैसे होता है ये जानना होगा। नेक्स्ट में उच्च वर्ग के जंतुओं में पोषण किस तरह से होगा। उच्च वर्ग की बात करेंगे तो ऐसे जीव जंतु इसमें आएंगे जिनका पाचन तंत्र सुविकसित होता है, यानी कि वेल डेवलप, उनका पूरा आहार नाल विकसित होता है। ठीक है, ये बात करनी है। फिर इसके बाद है मनुष्य में पोषण कैसे होगा, इसे उच्च वर्ग में, क्योंकि हम लोग किस में आते हैं, उच्च वर्ग में आते हैं ना। हमारे बॉडी में हर एक काम करने के लिए जितने भी वर्क हो रहे हैं बॉडी में, सबके लिए पर्टिकुलर ऑर्गन होता है, वो भी वेल डेवलप ऑर्गन होता है। ठीक है, तो ये आपके क्या आगे मनुष्य में पोषण में ये यहाँ पर जानना है, और पोषण के चरण जानना होगा। ठीक है, पहले हम चरण बता लेंगे फिर मनुष्य में पोषण बताएंगे। ठीक, अब इतना आपको ये क्लियर हो गया कि आपको सिर्फ इतनी ही टॉपिक पढ़नी है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़नी है। आप सबको क्लियर हो गया होगा। अभी बताओ, अभी आपका लास्ट जो भी पॉइंट्स है, लास्ट आपने जो भी क्लास लिया होगा तो उसमें जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, तो मैंने कहा था कि आप कमेंट बॉक्स में मैसेज डालिएगा, फिर उसके बाद मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर देने वाली हूँ। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं आगे का, है ना।
तो आपको ये बता दें, पहला पॉइंट्स आपको ये जानने हैं, थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पे डिटेल कर लेते, थोड़ा सा करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। मोस्टली तो आप इसके बारे में जानते ही होंगे, लेकिन अगर मैं कैसे लिखना, देखो जानने को तो आप बहुत कुछ जानते हो, ठीक है। आप सोचते हो कि हमको ये भी आ रहा है, हमको वो भी आ रहा है, हमको वो भी आ रहा है, एग्ज़ाम टाइम में पढ़ लेंगे, लेकिन कैसे स्टेटमेंट बनाना है, कैसे लिखना है, ये आप अगर मैं कोई आपको गाइड कर देता है ना, तो वहाँ पर आप जहाँ पे आप किसी क्वेश्चन के लिए 5 में से 2 मार्क्स मिलने वाले थे, वहीं पे आपके 4 या 3.5 मार्क्स मिलते हैं, या आउट ऑफ 5 में 5 मिल जाता है, समझे ना, इस तरह से हो जाता है। तो थोड़ी सी गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ से मिलने वाली है। ओके, तो देखिए जंतुओं में पोषण कैसे होता है या फिर कैसे पोषण लेते हैं, ठीक है। जंतुओं में पोषण कैसे होता है, ठीक है। जंतुओं में पोषण किस प्रकार का होता है, ये जंतु जो होते हैं वो होते हैं परपोषी या विषमपोषी, आपको इतना बताना पड़ेगा, ठीक है। आप क्या बताओगे, जंतु जो होते हैं वो परपोषी या विषमपोषी होते हैं। फिर आप बताओगे ये अपने भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। और जंतुओं में पोषण जो होता है वो प्राणी संभोजी पोषण होता है। जंतुओं में पोषण कैसा होता है, प्राणी संभोजी पोषण होता है, ठीक है, इतना बताना है, ठीक। और इसमें क्या होगा, ये जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में बदलते हैं। इनके शरीर में कैसे पोषण होता है, जटिल भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं और उसके बाद वही भोज्य पदार्थ सरलतम रूप में जाके परिवर्तित हो जाता है, इस तरह से इनमें होता है। सीधा बोलना है, जंतु में परपोषी या विषमपोषी होते हैं, ठीक है। ये अपने भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप बोलोगे कि इनमें जो ये है जंतु जो होते हैं ये प्राणी संभोजी होते हैं और इनमें जो भोज्य पदार्थ है वो जटिल से सरलतम में बदला जाता है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई है ना। अब उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अमीबा में पोषण या न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है। अमीबा में पोषण देखना या न्यूट्रिशन इन अमीबा, मैंने कहा कि दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिकॉज ऑफ देयर डायग्राम। ये अपने डायग्राम की वजह से बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको बता दें, आप जानते हो कि एक कोशिकीय जब कोई जंतु है तो उनमें वेल डेवलप कोई भी ऑर्गन नहीं होगा। जैसे कि हमारे में है, दांत मिल जाता है, जिह्वा मिल जाती है, लार ग्रंथियाँ होती हैं, ग्रास नली है, ग्रसनी ग्रास नली, फिर लीवर, ये बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, बॉडी में बहुत ज़्यादा ऑर्गन मिल जाते हैं, ठीक है। सब मिला के आहार नाल बनाता है ना, सब मिला के क्या बोला जाता है, आहार नाल। इस तरह का कोई भी ऑर्गन अमीबा में आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। अमीबा में आपको इस तरह का कोई भी ऑर्गन देखने को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से इसमें पोषण बहुत ही अलग हो जाता है, बहुत ही अलग हो जाता है। आप नहीं कह सकते कि जैसे हमारे में पोषण हो रहा है वैसे ही अमीबा में होगा। ऐसा क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि अमीबा होते हैं एक कोशिकीय और इनमें जो पाचन के लिए या पोषण के लिए जो भी ऑर्गन होना चाहिए वो उपस्थित नहीं होता है, तो इसीलिए इनका पोषण बिल्कुल अलग हो जाता है। थोड़ा सा डायग्राम हम यहाँ पे जो ड्रॉ किए हैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है, तो आप देखिएगा क्या मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनते जाइएगा। आप अगर भी देखो, जब भी कोई चीज़ ना समझ में आए एक बार में देखो, कोई भी बुक पढ़ोगे तो एक बार में क्लियर नहीं होती है। वैसे कोई वीडियो जो आप सुन रहे हो ना, हर बार 2 से 3 बार आप उस वीडियो को देखोगे तो नई नई चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी, ठीक है। तो वही बस आपसे यही कहना है कि 2 से 3 बार 4 बार इतनी बार वीडियो देखिएगा, तब आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। देखो ये है अमीबा का डायग्राम। मैंने तो अगर आप क्लास 9 से 12 तक यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। जैसा आप सभी को पता है आपके बोर्ड एग्जाम पास में है और अब आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। तो जितने भी स्टूडेंट की अभी तक तैयारी शुरू नहीं हुई है वो अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, तो आपको रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए अनअकैडमी जो इंडिया का सबसे नंबर 1 प्लेटफॉर्म है उस पर क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए न्यू बैचेस शुरू हुए हैं। जैसे क्लास 9 के लिए जिज्ञासा बैच, क्लास 10 के लिए संपूर्ण बैच फुल सिलेबस बैच रहेगा जो बोर्ड एग्जाम के लिए रहेगा,
क्लास 11 के लिए न्यूटन बैच एंड क्लास 12 के लिए भी न्यूटन बैच, जिसमें आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर लाइव पढ़ाएंगे। जो भी डाउट होगा आप तुरंत पूछ सकते हो, प्रॉपर सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे, आपके टेस्ट लिए जाएंगे और पिछले वर्षों के पेपर सॉल्व कराए जाएंगे और लाइव कराए जाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट अपनी शुरू से तैयारी करना चाहते हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, तो 27 सितंबर से ये बैचेस शुरू हो रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपकी फीस थोड़ी कम हो, तो आप रेफरल कोड में शुभम UP10 इस कोड को यूज करोगे तो आपके टोटल फीस से 10% डिस्काउंट आपको तुरंत देखने को मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं अभी तक अगर बैच नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन करें और अपनी तैयारी शुरू करें। यहाँ पे लिखा भी है अमीबा में जंतु संभोजी पोषण होता है। मैंने इसलिए क्यों लिखा है जानते हो? क्योंकि जंतु संभोजी पोषण का मतलब क्या होता है? जटिल भोजन से, एक मिनट, जटिल से सरलतम में बदलना। समझे ना? मुझे बस यही बताना था, जटिल से सरलतम में बदलना। समझे ना? इसका मतलब ये है कि ये जो जंतु संभोजी या प्राणी संभोजी जो हो रहे हैं ना, ये ऐसे इस तरह का पोषण हो रहा है ना, तो इसमें क्या होता है कि कोई भी जीवधारी जटिल भोज्य पदार्थ को ग्रहण करता है, वही जाके बदल जाता है सरलतम रूप में। जटिल का एग्जाम्पल आपको बता दें, चावल है और आपके रोटी है, दाल है, ये जटिल के रूप में ही आप ग्रहण करते हो। बाद में ये जाके दाल जो होती है वो आपके प्रोटीन देती है, चावल जो होता है कार्बोहाइड्रेट देता है, और रोटी जो होता है वो भी आपका प्रोटीन देता है, वो भी आपको एनर्जी देता है। जब आप जो सब्जी खाए रहते हो उसमें से, सब्जी में से आपको विटामिन मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं, फाइबर मिलते हैं, और आपको उसी में तेल भी बनाते हो तो आपको वसा भी मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा जो है, ये सारे भी आगे चल के टूटते हैं, जो कि छोटे छोटे फॉर्म में। आप प्रोटीन टूटेगा तो अमीनो एसिड के फॉर्म में आ जाता है, और आपका वसीय अम्ल बना लेता है वसा, और आपके जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये आपके ग्लूकोज के फॉर्म में आ जाते हैं। समझे ना? तो ये छोटे फॉर्म में आया कि नहीं आया, बस यही चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है, देखा आपने क्या? इसका मतलब क्या है? जटिल भोज्य पदार्थ से सरलतम भोज्य पदार्थ में बदलना ही आपका क्या है? बदलता है जिन जीवों में, वही आपके जंतु संभोजी जीव जंतु कहलाते हैं। समझे ना? ठीक है, तो अमीबा में भी इसी तरह से होता है। अमीबा में कुछ विशेषता है। देखो, अमीबा में आप हमेशा सुने होंगे कि उसका जो संरचना होता है ना, वो कभी फिक्स नहीं होता है, वो बदलता रहता है। मतलब अमीबा इस तरह का है ना कि ये इस साइड जाना है तो इस तरह जा सकता है, अगर पीछे आना है तो इस तरह पीछे भी आ सकता है, और ऐसे ही है तो ऐसे ऐसे करके इधर जा सकता है, ऐसे करके इधर आ सकता है। मतलब उसका स्ट्रक्चर फिक्स ही नहीं है। ठीक है, वो अपना रूप हमेशा बदलता रहता है। किसी एक अमीबा को उठा के देखो, पानी में रहता है ये अमीबा। ठीक है, जब वहाँ पे जैसे पॉन्ड वाटर को ले लो, वहाँ से अमीबा को आप देख सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करोगे और आपका नॉर्मल माइक्रोस्कोप में भी दिख जाएगा, लेकिन बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, तो जब उसमें देखोगे तो एक ही अमीबा का स्ट्रक्चर बार बार बदलेगा। आपको लगेगा न्यू आ गया है, न्यू आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। एक ही अमीबा रहेगा और बार बार अपनी संरचना को बदलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे भी उसी तरह से बनाया गया है, कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। देखना, ठीक, ये अमीबा है और इसका ये भोज्य पदार्थ है, जस्ट उसके बॉडी के आउटसाइड में है। यहाँ ये अमीबा, ये इसका भोज्य पदार्थ। समझे ना? अब क्या करना है कि अब इसको खाना है ना, ये भोज्य पदार्थ को, ये अब खाने वाला है। ये अमीबा है, ये क्या है? अमीबा है, और ये क्या है? इसका भोज्य पदार्थ है। सपोज यही भोज्य पदार्थ ले लेते हैं, इस तरह से है, तो फिर ये क्या करता है? धीरे 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 इसके पास जाता है। ठीक है, अब देखो ये दूर था, अब इतना पास आ गया। पास आने के बाद ये फिंगर जैसा स्ट्रक्चर, ये ऐसे था तो ये फिंगर जैसा बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, इस तरह का, जैसे ये है, इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेगा, और ये भोज्य पदार्थ इसके अंदर धीरे धीरे आना शुरू होगा। जब ये स्ट्रक्चर बनता है, इस स्ट्रक्चर को ही हम कूटपाद कहते हैं। कूटपाद, देखो आप इधर, कूटपाद है ना। कूटपाद में देखना, कूट का मतलब होता है झूठा, कूट का मतलब होता है झूठा, पाद का मतलब पैर, हाथ, पैर, यही होता है। सॉरी,
पैर, ठीक है। या इसको हम पाद का मतलब होता है हाथ पैर दोनों आ जाते हैं इसमें, ठीक है। देखो कूट पाद का मतलब होता है झूठा पैर। कुछ टाइम के लिए, बस भोजन को ग्रहण करने के लिए कुछ टाइम के लिए उंगली जैसी संरचना बन जाती है। और ये ऐसे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ऐसे हो जाती है और भोजन उसके, देखो यहाँ पर पहुँचा, अब ये उससे जाके चिपक गया, फिर ये भोजन अंदर आ जाता है। और जो ये यहाँ की जो संरचना कूटपाद थी, यहाँ वाली संरचना, ये क्या हो गई, डिसअपीयर हो गई, खत्म हो गई, गायब हो गई, ठीक है। कुछ टाइम के लिए ये संरचना बनती है, फिर ये खत्म हो जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या निकल जाते हैं, इसके वर्ज्य पदार्थ निकल जाते हैं बाहर, जो इसके वेस्ट पदार्थ होते हैं वही निकल जाते हैं। एक चीज़ आपको हम दिखा दें, देखो जिस तरह से ये भोजन को ग्रहण कर रहा है ना, भोजन दूर है, पहुँचा, ठीक है, फिंगर जैसा स्ट्रक्चर बनाया, ऐसे किया, फिर इसको कवर कर लिया, इस तरह से कवर कर लिया, भोजन इसके अंदर आ गया, डाइजेस्ट हो गया। डाइजेस्ट होने के बाद वही भोजन जो इसके अपशिष्ट पदार्थ होंगे जो डाइजेस्टेड नहीं होंगे, वो धीरे से बाहर निकलते हैं। देखो भोजन ग्रहण करते समय और मल पदार्थों के उत्सर्जन के समय दोनों टाइम क्या होता है कि ये जो इनके कूटपाद बनते हैं। हमेशा याद रखना, भोजन ग्रहण करते समय और मल पदार्थों का उत्सर्जन करते समय दोनों टाइम कूटपाद बनता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये बना, इस तरह से हुआ। और जब इसी को रिवर्स कर दोगे ना, यही हो जाएगा, ये भोज्य पदार्थ ना हो के ये सब क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको क्या कह दोगे, अपशिष्ट पदार्थ कह दोगे। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। बस क्या समझ रहे हो, अमीबा कैसा है, एक कोश की जंतु है, इसमें कोई भी सुविकसित पाचन तंत्र नहीं होता है, इसका जो संरचना होता है वो भी निश्चित नहीं होता है, ठीक है। भोजन जब ग्रहण करना रहता है तो इसके जो बाहर वाले त्वचा वाले रहते हैं, बाहर वाला जो लेयर होता है, ये क्या करता है, एक झूठा पैर या हाथ का निर्माण करता है, ठीक है। और मतलब समझ लेना हाथ का निर्माण हो रहा है, झूठे हाथ का निर्माण हुआ, भोजन को वो पकड़ लिया। जब भोजन को उसके अंदर ऐसे पकड़ता है, हम भोजन को इस तरह करते हैं ना, अमीबा इस तरह समझ लो पकड़ता है, भोजन अंदर आ गया, अंदर आते ही भोजन अब डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होने के बाद फिर से वही कूटपाद बनता है, फिर धीरे धीरे इस तरह बनता है और वो बाहर निकला, फिर से इसका स्ट्रक्चर इस तरह पैक हो गया। तो ये हो गया अमीबा में भोजन या अमीबा में भोजन का ग्रहण या अमीबा में पोषण, ठीक है। ये डायरेक्ट अगर मैं इस तरह ना पूछ के सीधे ये पूछ सकता है घुमा घेरने के लिए, एक कोश के जंतुओं में पोषण कैसे होता है, इस तरह से, तो फिर क्या जवाब दोगे आप, सीधे बताओगे एक कोशिका में तो अमीबा आता है, फिर अमीबा आ गया तो समझ लेना कि उसमें झूठा सा पैर हाथ बनेगा जिससे भोजन अंदर जाने वाला है। इनके पास परमानेंट हाथ नहीं होता, इसलिए कुछ टाइम के लिए इनके बॉडी में हाथ बनते हैं जिससे कि वो भोजन ग्रहण कर सके। जैसे भोजन ग्रहण होगा और उसके बाद वो झूठा हाथ खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। आप इसका नोट्स भी ले लीजिएगा, ठीक है। नोट्स भी आप यहाँ पे बनाते चलिएगा या स्क्रीनशॉट भी लेना है तो ले लीजिएगा। मैं देखो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बताई हूँ ना, तो थोड़ा इसको आप ध्यान दोगे तो आपको याद हो जाएगा इसका मतलब क्या होता है। जटिल से सरलतम में बदलना, इसके लिए मैंने बताया है, तो आपको ये सब याद हो जाएगा, समझे ना। कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली है ना। हमको लग रहा है सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट भी कर लिया होगा, है ना, ठीक है। तो अभी आपको क्लास कैसा लगा ये भी बताया करिए कमेंट बॉक्स में, समझे ना, ठीक है। जिससे मुझे ये थोड़ा पता चलेगा कि मैं सही चल रही हूँ या बच्चों के लेवल तक चल रही हूँ या फिर मैं बस हवा में उड़ रही हूँ, बच्चे भी अपनी तरफ चल रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा हमको ये भी क्लियर करना है कि मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। मुझे ये भी क्लियर होगा तो उस हिसाब से मैं भी आप थोड़ा सा, हो सकता है कि कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेरी बातें सभी को समझ में आए, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि 2 से 3 बार आप वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है।
अब पसंद आए तो प्लीज़ 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 आप लोग क्या करना है, सबको शेयर करना है, जो क्लास 10th में जो भी आपका, जिससे कि आपके साथ साथ सबका कल्याण हो सके। ठीक है, हो सकता है कि किसी का भी स्कूल जाना ही नहीं हो रहा हो, कि किसी का स्कूल बहुत दूर पड़ जा रहा हो, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई है ना। तो देखिए अब हमने यहाँ तक की बातें कर ली, यहाँ से आपको कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट नहीं। और ऐसा सोचना मत कि हमको अमीबा का स्ट्रक्चर एकदम फिक्स फाइन बनाना है, ऐसा नहीं। स्ट्रक्चर जब इसका फिक्स नहीं है तो आप फिक्स कहाँ से बना सकते हो, है ना। तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखें क्या है हमारा। अब बात करेंगे उच्च वर्ग में जंतुओं में पोषण। उच्च वर्ग के जो जंतु होते हैं उनमें पोषण कैसे होता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे बात करें इसमें भी कैसे होता है। उच्च वर्ग के जंतुओं में जो पोषण होता है वो कैसे होता है, वो भी जंतु समभोजी होता है, या फिर कैसा होता है, इसमें भी क्या होगा, जंतु समभोजी। ठीक है, कहीं कहीं आपको इसी की जगह मिल जाता है प्राणी समभोजी, समझे ना। तो कंफ्यूज मत होना, जंतु समभोजी या फिर प्राणी समभोजी में कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज़ है। जंतुओं का मतलब और प्राणियों का मतलब एक ही होता है। दोनों को प्राणी विज्ञान जैसे नहीं पढ़ते हो आप, जूलॉजी बॉटनी नाम तो सुना होगा, तो जूलॉजी का मतलब ही होता है जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान, तो दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो उनमें पोषण कैसा होता है, इसी तरह से होता है। इनमें भी क्या होता है, उच्च वर्ग के जंतुओं में भी जटिल के रूप में जटिलतम रूप में भोजन को ग्रहण किया जाता है और उसको बदला जाता है सरलतम रूप में। इतना क्लियर होगा। ठीक है, और उसी के बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है आपका पोषण के चरण। ठीक है, पोषण के चरण में हम देख लेते हैं आपके जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से इसमें पॉइंट्स आएंगे। इसमें आपको ये बस जानना है जो आप पोषण ले रहे हो वो कितने चरणों में होता है। क्या डायरेक्ट आप खाना खाते हो तो आपके डायरेक्ट वो जाके डाइजेस्ट होकर पूरी डायरेक्ट आपकी सारी कोशिकाओं में पहुंच जाता है। ठीक है, ये होता है, या फिर एक स्टेप बाय स्टेप डाइजेशन होता है, स्टेप बाय स्टेप सारी प्रक्रियाएं होती हैं और वो फिर उसके बाद वो जाके आपके पूरे शरीर में पहुंचता है और शरीर के सारी कोशिकाओं तक पहुंचता है। फिर उसके बाद आपके शरीर की सारी कोशिकाओं पहुंचने के बाद जो आपके अपशिष्ट पदार्थ होंगे या फिर जो अपचयित भोज्य पदार्थ होगा वो वहाँ से स्टोर होके आपके बड़ी आंत में आता है और वहाँ से आपकी बॉडी से रिलीज होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्टेप्स हमको देखना है, थोड़ा स्टेप्स बता देते हैं, उसके बाद मनुष्य में पोषण में आएंगे, समझे ना। तो एक काम करिएगा, आप लोग क्या कर सकते हो कि ये जो स्टेप्स है ना, ये सारे स्टेप्स अपनी कॉपी में मेंशन जरूर करिएगा। ठीक है, ये जब स्टेप्स आपको पता रहेंगे और तो फिर आप आसानी से, और आप जान लो कि जितने इसमें स्टेप्स आने वाले हैं ना सब सीक्वेंस में रहेंगे, कोई ऊपर नीचे नहीं रहेगा। सारा का सारा जितने स्टेप्स हैं ये सारे के सारे सीक्वेंस में रहेंगे, तभी जाके आप क्लियर कर पाओगे। ठीक है, हम इस सीक्वेंस में क्यों रहेंगे, क्योंकि आपको इसी के जस्ट वाले टॉपिक में आपको इसी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि कैसे सीक्वेंस में होता है। ठीक है, तो देखिए पोषण के चरण में कौन कौन से आते हैं। अंतर्ग्रहण आता है, ठीक है, पाचन आता है, अवशोषण आता है, स्वांगीकरण आता है और फिर क्या आ जाते हैं, बहिक्षेपण या फिर मल त्याग आ जाता है। इतने टोटल 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं आपके पोषण में। पोषण के कितने चरण होते हैं, 5 चरण होते हैं, 5 चरण होते हैं। क्या बोल सकते हो, देयर आर 5 स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, इतना यानी आप हिंदी में ही समझ लो क्या होगा कि आपके पोषण के 5 चरण होते हैं। पोषण के कितने चरण होते हैं, 5 चरण होते हैं। ठीक है, 5 चरण होते हैं और इसमें 5 चरण का नाम हमने लिख दिया है। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। बहि का मतलब बाहर, छेपड़ का मतलब निकलना। ठीक है, यही चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना। तो अभी इतना आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट पेज में इनके बारे में मैंने बताया, थोड़ा देख लो। अब आपको अच्छे से समझ में आने वाला है कि मैंने क्यों कहा कि सारी चीज़ें
सारे स्टेप्स सीक्वेंस में रहेंगी। सारे स्टेप सीक्वेंस में रहने का मेन रीज़न ये था कि आप जब इसके स्टेप्स के इनके मीनिंग जानोगे ना कि ये स्टेप में हो क्या रहा है, तो आप अपने आप ही सीक्वेंस में बना लोगे। ठीक है, देखो क्या पहले आपके भोजन डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद ग्रहण करते हो, ठीक है, या कोशिकाओं में पहुंचने के बाद डाइजेस्ट होता है, या फिर आपका जो भोजन है शरीर से ये बाहर निकल जाते हैं आपके अपचयित भोजन, उसके बाद डाइजेशन होता है, या फिर आगे पीछे इसको कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। ठीक है, सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, अब देखो क्या करना है, आप भोजन को लेते हो, ग्रहण करते हो। ठीक है, बस ग्रहण करना, भोजन को मुंह में डालना। ठीक है, भोजन थाली में प्लेट में उठाया, बस आप क्या करोगे, मुंह में डाल लिए। ठीक है, डाल लिए, ये दैट इज अंतर्ग्रहण। ठीक है, भोज्य पदार्थों को मुख में लेना। इतना शॉर्ट मैंने बताया है जिससे दिमाग में एकदम सेट हो जाए, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है भोजन को मुख में डालना या मुख में लेना, बस इतना है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, इतना भी आप समझ ले रहे हो ना तो एग्ज़ाम में लिख सकते हो। बहुत लोगों के रटने की क्षमता अच्छी होती है, लेकिन सीक्वेंस अगर में गड़बड़ाया ना तो रटा रटाया भी पूरा फेल हो जाता है। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, रटने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। रटने की ज़रूरत तो बस हेडिंग में पड़ती है। ठीक है, हेडिंग में पड़ती है, समझे। फिर आप देख रहे हो कि दूसरे में मैंने बताया है पाचन। ठीक है, पाचन में क्या हो रहा है, जब आप भोजन लेते हो ना, एक बार जब भोजन आपके मुंह में जाता है उसके बाद ही से पाचन शुरू हो जाता है। आप सोचोगे कि पाचन तो हमारे पेट में जाके शुरू होता है, आमाशय में शुरू होता है, नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता है। आपका जो पाचन है ना सर्वप्रथम मुख से ही शुरू हो जाता है। आप देखते हैं कि आपके मुंह से खाना देखने के बाद या कुछ आपकी फेवरेट चीज़ें हैं तो मुंह से पानी आने लगता है ना, वो होते हैं लार। लार टपकना, नहीं कहते हो कि अरे उस इतना अच्छा बना था, इतना अच्छा स्मेल आ रहा था कि मुंह से लार टपकने लगा, हमारे मुंह से लार निकल रहा था, ऐसा कहते हो। ठीक है, तो फिर ये आपका अभी सबको दिख रहा होगा, मुझे लगा है कि किसी को दिख नहीं रहा होगा मैंने क्या लिखा है। ठीक है, अब तो सबको अच्छे से क्लियर होगा, दिख रहा होगा ना, मुझे तो लग रहा है दिख रहा होगा, आप लोग को भी दिख ही रहा होगा जब मुझे एकदम लग रहा है कि मेरा सेट एकदम अच्छे से हो गया है अभी से। ठीक है, तो देखो पाचन में क्या है कि जब आप मुंह में खाना लिए ना, लार निकले और वो खाने को आप दांत आपके खाने को कूचना शुरू कर दिए, जिह्वा आप क्या करती है, कोने कोने से भोजन को लाके दांतों के पास ठेलती है, लो इसको भी कूचो, इसको भी कूचो। ठीक है, तो कूचने का काम हो गया है ना, कूच के उसको छोटा कर दिया, उसमें आप लार मिक्स हो गया। वो लार जो होता है उसमें होता है एमाइलेज टाइलिन नाम का एंजाइम होता है। टाइलिन नाम का एंजाइम होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, यानी जो चावल खाते हो ना या आलू वाली चीज़ें खाते हो ना, उसका पाचन कहाँ शुरू हो जाता है, आपके मुख से ही शुरू हो जाता है, यानी मुख में ही आपके पाचन ही शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो यानी अब पाचन का मतलब क्या है, जटिल पदार्थों का सरलतम में बदलना। अब ये आपका मुख से शुरू हुआ, पूरा आपके आमाशय में जाएगा, छोटी आंत में जाएगा, ग्रहणी छोटी आंत में होते हुए वहाँ पहुँचेगा छोटी आंत में। ठीक है, तो वहाँ तक आपका पाचन हो गया। अब बात करोगे अवशोषण की। अवशोषण में क्या होगा, देख लो। अवशोषण में क्या होता है कि जो छोटी सबसे लास्ट में पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। सबसे पहले कहाँ हुआ, मुख में हुआ, सबसे लास्ट में कहाँ हुआ, छोटी आंत में हुआ। यहाँ पे छोटी आंत लिखा है, ठीक है, छोटी आंत में हुआ। तो फिर आपको ये बता दें कि यहाँ तक जब पाचन हो जाता है आपका छोटी आंत में के दीवारों में, तो जब छोटी आंत में पाचन हो जाता है तो छोटी आंत के जो ये छोटी आंत है तो इसका जो दीवार है ना ये वाला, इसमें हमारे रुधिर वाहिनिकाएँ जो होती हैं, रुधिर वाहिनियाँ वो लगी रहती हैं। वो भोजन अब रुधिर वाहिनियों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे कि वहाँ पे उपस्थित रुधिर वाहिनियों में क्या होगा, रुधिर ही होगा। रुधिर मतलब ब्लड यानी रक्त, ठीक है ना।
खून जिसको बोलते हो वही, उसी की बात कर रहे हैं। तो वो वहाँ पर प्रेजेंट होगा, उसी खून में भोजन हमारा क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ये होता है अवशोषण। ठीक है, यानी पाचन के बाद छोटी आंत की दीवारों में जो रुधिर वाहिनियाँ लगी रहती हैं वही छोटी आंत के भोजन को अवशोषित कर लेती हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक, उसके बाद होता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब होता है कि जो आप रुधिर वाहिनियाँ ये भोजन को ले ली, ठीक है, अब भोजन को जब ये ले लेती हैं तो उसके बाद ये क्या करने वाली है, उस भोजन को कहाँ पहुँचाएंगी, वो भोजन जो होगा पूरा ब्लड के थ्रू पूरे शरीर की कोशिका तक पहुँचेगा। ठीक है, जब ये कोशिका तक पहुंच जाएगा तो ये होता है कोशिका के अंदर पहुंच गया तो इसे कहते हैं स्वांगीकरण। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा भी है, भोज्य पदार्थों का रुधिर वाहिनियों के द्वारा शरीर के प्रत्येक कोशिका में पहुंचना। ठीक है, मैंने यही लिखा है ना, हो गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है, फिफ्थ वाला पॉइंट आता है बहिक्षेपण। ठीक है, बहिक्षेपण में क्या है, अपाच्य, मैंने लिखा भी है, अपाच्य या अपचयित या अपशिष्ट, जो समझ में आए कह लो, लेकिन वो पचा भोजन मत कह देना। ठीक है, अपाच्य, अपचयित या फिर आपके अपशिष्ट पदार्थ, जो भोजन सारा जो आप खाते हो ना, सब कुछ डाइजेस्ट नहीं होता, उसमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो आपके अपचयित भोजन में आ जाते हैं, वो आपके छोटी आंत से निकल के कहाँ पहुँच जाते हैं, बड़ी आंत में पहुँच जाते हैं। और बड़ी आंत क्या करती है, इसको मलाशय में स्टोर करती है और टाइम टू टाइम गुदाद्वार से आपके शरीर से बाहर होता रहता है। तो ये आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। 1 मिनट हम पानी पी लेते हैं, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट लेना है या इसको नोट करना है तो कर लीजिएगा, क्योंकि हम बार बार बीच में आ रहे थे, कई लोग इसको अभी ले नहीं पाए होंगे, इसको लिख नहीं पाए होंगे। तो ठीक है, आप यहाँ से नोट करो, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। आई होप सबका हो गया होगा, सबने ले लिया होगा। ठीक है, अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताना था। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे दिया है, ये मनुष्य में पोषण, ये आज का लास्ट टॉपिक है, इसको जो कंटिन्यू करना है नेक्स्ट वीडियो में हम दे देंगे। ठीक है, देखिए क्या है, मनुष्य में पोषण कैसे होता है, मनुष्य में पोषण में क्या क्या कुछ मेन कुछ प्रक्रियाएं होती हैं ना, कुछ प्रोसेस होता है, उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट कर दिए हैं। इसलिए हाईलाइट किए है ना कि आप समझ लो कि मनुष्य में भोजन किस तरह से होता है। आप इतना भी पॉइंट लिखते हो, फिर उसके सारे डाइजेशन के न्यूट्रिशन के सारे स्टेप्स लिख देते हो, फिर उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हो, डायग्राम बना देते हो, तो भी आपको फुल्ली मार्क्स मिल जाता है। ठीक है, अब तो ये रूल भी हो गया है कि आपको फुल मार्क्स देने, आपके मार्क्स काटने नहीं, अगर मैं आपने एक्यूरेट लिखा है तो। ठीक है, देखो ये कैसे, मनुष्य में पोषण किस तरह होता है, जंतु संभोजी पोषण होता है, मतलब वही जटिल से सरलतम लिख सकते हो, जटिल, एक मिनट, जटिल से सरल, ये हो गया। ठीक है, दूसरा जटिल भोजन से सरल भोजन में परिवर्तन, ये तो मैंने लिखा है, वही चीजें हैं। ठीक है, लिखा था मैंने। फिर इसमें क्या है, एंजाइमों की उपस्थिति होती है ना, क्योंकि हम लोग उच्च वर्ग वाले में हैं। इसमें गाय भैंस, हाथी, घोड़ा, चूहा, चाहे जो भी आएगा, सब में एंजाइम प्रेजेंट रहेगा भोजन के लिए, तो मनुष्य में भी प्रेजेंट रहेगा, है ना। तो इसमें एंजाइमों की उपस्थिति होती है। और मैंने लास्ट वाला बताया है, पाचन तंत्र द्वारा पाचन होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट है उच्च वर्ग के लिए, क्योंकि एक कोशिका में पाचन तंत्र नहीं था, लेकिन हमारे जो शरीर में है एकदम फिक्स पाचन तंत्र है, यानी उच्च वर्ग के जंतुओं में पाचन तंत्र पाया जाता है, जिससे कि वो भोजन करते हैं, और उसी में मनुष्य भी आता है। ठीक है, तो इतना तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा, इससे ज़्यादा आपको क्या बताएं,
ठीक है, इतना आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका मनुष्य में पोषण जो है इसके स्टेप्स को लेकर पूरा कंटिन्यू करेंगे, विथ डायग्राम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो फिर आज का क्लास आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और आपके कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप ज़रूर वहाँ पे शेयर करिए, है ना। ठीक है, और अपने दोस्तों में इसको शेयर करिएगा, बताइएगा कि ये चैनल चल रहा है और इतना पॉइंट्स को बता दिया गया है। और जो आज के लिए न्यू स्टूडेंट होंगे वो क्या करने वाले हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ लिंक दिया गया है, आप वहाँ से इसको ले सकते हो। इसके लास्ट वीडियो सब चला है उसको भी वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो हैव अ नाइस डे एवरीवन।